स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल थे उसमें सब एटॉमिक लेवल था, एटॉमिक लेवल था, उन सबको हमने एज ए चेन की शक्ल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज वही जो हमारे पास जो लेवल्स हैं उनको वन बाय वन करके जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल आज हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है और साथ इसके एटॉमिक लेवल है। अगर सब एटॉमिक लेवल को पढ़ा जाए तो ये तीन तरह के पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज जो है वो मौजूद नहीं होता। अब तीनों ये पार्टिकल अगर आपस में जुड़ जाएं तो इनके जुड़ने से एक कंप्लीट जो है वो एटम बनता है। तो मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग जिस तरह एटम की डायग्राम बुक में बनाई जाती है, मैंने वो डायग्राम यहाँ पे बनाई है। एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर दो जर्रे जो है वो मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे न्यूक्लियस के ऊपर आ जाता है। फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट पाए जाते हैं। ये जो दायरे मैंने लगाए हैं इनको ऑर्बिट कहते हैं या इन्हीं के लिए शेल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, रिवॉल्व होते हैं, मूव करते हैं। मैंने डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से जाहिर कर दिया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो एटम का आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको और भी डिटेल में लेकर जाना चाहता हूं कि आपने मैटर की डिफाइन 9th में केमिस्ट्री में पढ़ी, पहले चैप्टर में। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका एक खास मास हो और वो जगह जो है वो घेरती हो, उसके लिए हम मैटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज जिसका एक खास मास हो और वो जगह घेरती हो वो मैटर कहलाती है। और हमने ये पढ़ा था कि मैटर जो है वो एटम से या एलिमेंट से जो है वो मिलके बनता है। अब एक ही तरह के जो एटम हैं अगर उनको देखा जाए तो उनके मजमूए को हम एलिमेंट कहते हैं। एक ही तरह के जो एटम हैं उनके मजमूए के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? एलिमेंट का। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में ले जाऊं तो इस दुनिया में हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? इस दुनिया में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट हैं वो 118 हैं। मतलब अब तक जो डिस्कवर शुदा है उनकी तादाद कितनी है? 118। और इनमें से जो नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उनकी तादाद 92 है। जो नेचुरली अकरिंग है उनकी तादाद कितनी? 92। और जो बायो एलिमेंट है, बायो का मतलब होता है लाइफ और एलिमेंट का मतलब एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो किसी जिंदा जिस्म को बनाते हैं, उनकी तादाद हमारे पास 16 है। बात पहुंची है जी। टोटल इस दुनिया में एलिमेंट कितने हैं? 118 है। जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो 92 हैं, जो किसी भी जिस्म को बनाते हैं। एलिमेंट विच आर यूज्ड टू फॉर्म द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब लाइफ और एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो जिंदा जिस्म को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बायो एलिमेंट्स का। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको क्लासिफाई कर लिया जाता है दो कैटेगरीज में। वो क्यों कैटेगराइज किया जाता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म की ज्यादा परसेंटेज बनाते हैं, मतलब जो ज्यादा परसेंटेज में इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी को बनाने के लिए, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म को बनाने में कम इन्वॉल्व होते हैं, उनकी परसेंटेज कम है। तो हमने उनको कैटेगराइज कर लिया जो हमारे जिस्म को बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हमने उनका नाम जो है वो मेजर रख लिया,
और जो हमारे जिस्म को बनाने में कम इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हमने ट्रेसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो टोटल बायो एलिमेंट्स कितने? 16 है। हमने इनको कैटेगराइज करके जो मेजर हैं इनकी तादाद जो है वो कितनी ले लीजिए? 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का ज्यादा हिस्सा बनाते हैं और 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का कम हिस्सा जो है वो बनाते हैं। अब हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं। मैंने जो मेजर हैं उनको एक ग्राफ की शक्ल में एक साइड पे अलग लिख लिया। अब जरा पहले इस ग्राफ को समझ लें। मैंने क्या किया, मैंने 2 लाइनें लगाई, एक बॉटम टू टॉप की तरफ लगाई और एक लेफ्ट टू राइट की तरफ लगाई। जो बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है वो परसेंटेज को जाहिर कर रही है। ये किसको जाहिर कर रही है जी? परसेंटेज को जाहिर कर रही है। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ये एलिमेंट्स को जाहिर कर रही है। तो मैंने आपको बताया कि मेजर एलिमेंट टोटल कितने हैं जी? 6। तो मैंने इस ग्राफ में मेजर एलिमेंट जो 6 थे उनको जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अब उनको रिप्रेजेंट किया है किसके हिसाब से? इनकी परसेंटेज के हिसाब से। मैंने क्या किया कि जो लाइन टॉप की तरफ जा रही है मैंने उसको कैटेगराइज परसेंटेज के हिसाब से ऐसे किया कि 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70 और इधर मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। ये मतलब 100 तक जाएगा। इधर मैंने पहले ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट हैं, जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस है, ये हमारे पास मेजर एलिमेंट है। मैंने इस ग्राफ से इनको जाहिर किया। अब मैंने जो है ये लाइन जो है वो ऑक्सीजन वाली, मैं आपको कहूं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म का कितने % हिस्सा बना रहा है, इस ग्राफ के जरिए मैंने जाहिर कर दिया ये हमारे जिस्म का 65% हिस्सा बना रहा है। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में ले जाऊं कि हमारा जिस्म या किसी भी जानदार का जिस्म 65% ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो जिंदा जानदार हैं उनका जिस्म जो है, अगर कार्बन की परसेंटेज देखी जाए तो मैं कार्बन की परसेंटेज 20 से थोड़ा सा नीचे ग्राफ को लेकर गया हूं। इसका मतलब जो कार्बन है वो किसी भी जिस्म के अंदर 18% होती है। ये जिस्म को बनाने के लिए 18% जो है वो इन्वॉल्व होती है। और हाइड्रोजन जो है ये किसी भी जिस्म का, ये ग्राफ 10 के सामने गया है, इसका मतलब ये किसी भी जिस्म को बनाने में 10% जो है वो इन्वॉल्व है। जो नाइट्रोजन है ये ग्राफ 3 के सामने गया है, तो इसका मतलब ये किसी भी जिस्म को 3% जो है वो बना रही है, या कोई भी जिस्म जो है वो 3% नाइट्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। कैल्शियम का ग्राफ 2 के सामने गया है, तो ये 2% किसी भी जिस्म का हिस्सा है। और फास्फोरस का ग्राफ 1 के सामने गया है, तो ये 1% हिस्सा है। अब इस ग्राफ में जो मैंने जाहिर किया है उसको सुन ले। मैंने बायो एलिमेंट्स आपको बताया कि टोटल 16 है। इनको 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। एक का नाम मेजर रख लिया गया, एक का नाम ट्रेसेस। जो मेजर हैं वो 6 हैं। ये 6 मिलके हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। ये 6 मिलके हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। इन 6 में से जो ऑक्सीजन है वो 65% है, जो कार्बन है वो 18% है, जो हाइड्रोजन है वो 10% है, जो नाइट्रोजन है वो 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है। आप इन 6 को जमा कर लें तो इनका जो आंसर है वो कितना आता है? 99%। इसका मतलब ये 6 एलिमेंट मिलके हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बना रहे हैं। और फिर अगर बात की जाए ट्रेसेस की, वो हमारे पास पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। ये 10 एलिमेंट हमारे पास ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का मतलब जिनकी बहुत कम परसेंटेज हमारे जिस्म में मौजूद है। मतलब ये सारे जो है वो पॉइंट के बाद वाले हैं। मतलब अगर मैं 10 के 10 एलिमेंट की परसेंटेज जो इन्वॉल्व होती है हमारे जिस्म को बनाने के लिए, उसको सम अप कर लूं, उसको जमा कर लूं, तो ये 10 मिलके हमारे जिस्म का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। और ये 6 मिलके हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाले एलिमेंट जो हमारे जिस्म के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिस्म को बनाने के लिए, वो मेजर एलिमेंट है, वो 6 है। उनकी हमने परसेंटेज पढ़ ली, उनकी परसेंटेज को कंपाइल किया तो वो 6 मिलके हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं।
और जो ट्रेसेस हैं वो बहुत कम परसेंटेज में हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। वो 10 को मैंने इकट्ठा किया तो वो हमारे जिस्म का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेवल आ गया? ये सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल आ गए। आइए अब बढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ कि ये सब एटॉमिक और ये एटॉमिक लेवल जो है जब आपस में इकट्ठे होते हैं, इनके इकट्ठे होने से जो अगला लेवल बनता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल कहलाता है। जब भी आप मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन को डिस्कस करें। डेफिनेशन क्या है? कंबिनेशन ऑफ एटम, असेंबलेज ऑफ एटम, एटम्स का मजमूआ, एटम्स इकट्ठे होते हैं, इनके इकट्ठे होने से मॉलिक्यूल बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, चलो डेफिनेशन पता चल गई कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट एटम आर नोन एज मॉलिक्यूल या इज नोन एज मॉलिक्यूल, ये तो डेफिनेशन हो गई। लेकिन एटम को कौन सी चीज आपस में जोड़ के रखती है? एटम को जो चीज आपस में जोड़ के रखती है वो हमारे पास बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 तरह के बॉन्ड यहां पे इस्तेमाल होते हैं जी। एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड है और दूसरे हमारे पास जो है वो कोविलेंट बॉन्ड है। एक आयनिक है और दूसरे कौन से? कोविलेंट। वैसे तो आप 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप केमिस्ट्री में आगे अगले चैप्टर्स में जाएंगे तो दोनों आप बॉन्ड्स की डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दूं कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाया जाता है। दर हकीकत एटम्स अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो जोड़ने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? बॉन्ड की। अब बॉन्ड जो है वो जो आयनिक बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है कि जब एक एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे एटम को दे देता है। अब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उस एटम के ऊपर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों एक दूसरे को कशिश कर लेंगे, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होगी जिसको हम बॉन्ड कहेंगे। चूंकि ये बॉन्ड आयंस के दरमियान बना है, क्योंकि ये बॉन्ड अब एक के ऊपर पॉजिटिव, जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन कहते हैं। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों आयन बन गए। तो आयन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरी किस्म कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे में मुकम्मल तौर पे शिफ्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है वो मुंतकिल नहीं होता, बल्कि दो एक दूसरे के करीब करीब वाले जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बनता है वो आयनिक बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के नतीजे में बनता है वो हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड एटम को जोड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और केमिस्ट्री में आप पढ़ लेंगे कि बॉन्ड क्यों बनता है। दर हकीकत हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि जो बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनका पेपर बाकी क्लास फेलोज की निस्बत डिफरेंट हो, जिसकी वजह से जो पेपर चेकर है उसके ऊपर आपके पेपर का इंप्रेशन बाकी बच्चों की निस्बत अच्छा बैठे, अच्छा पढ़े। तो अब आप कीजिएगा क्या, क्योंकि जो चीजें आपको पहले आती हैं वो बर्डन भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। आप जो है वो लिखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। आपकी बुक के मुताबिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दी हुई हैं, एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो। लेकिन मैं इससे हटके मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि आप वो केमिस्ट्री में टाइप्स थोड़ी और भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको कहता हूं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर वैसे तो मॉलिक्यूल्स की बेशुमार अकसाम है केमिस्ट्री में, लेकिन आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो ये कर लें कि अगर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के हिसाब से की जाए तो वो और है, अगर आप टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बायो के हिसाब से करें तो वो और है। तो आप दोनों तरह की टाइप्स को लिखिएगा।
आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, चूंकि आप पहले चैप्टर में उसमें पढ़ चुके हैं। आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख दें और उसके साथ क्या लिख दें, इनऑर्गेनिक। फिर आप लिखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, आप उसमें माइक्रो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका तज़किरा कीजिएगा, साथ जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल का तज़किरा कीजिएगा। चलें वन बाय वन करके हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। मैं आपको कहता हूं कि अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, मैं फिर रिपीट कर दूं, मॉलिक्यूल्स बेशुमार तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं दो तरह के, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ये बेसिक क्लासिफिकेशन कह ले मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री के मुताबिक। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन टुगेदर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोकार्बन्स, those molecules which do not contain carbon and hydrogen together is known as inorganic। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोकार्बन नहीं पाए जाते उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते हैं उनको भी क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक की मिसाल मैं ग्लूकोज लिख देता हूं, ये C6H12O6 ये ऑर्गेनिक है। मैं बड़ा बेंजीन लिख देता हूं C6H6, ये भी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक। अब देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं। फिर बड़ा जो इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना पाए जाए, चाहे अकेली कार्बन पाई जाए हाइड्रोजन मिसिंग हो, चाहे अकेला हाइड्रोजन पाया जाए कार्बन मिसिंग हो, या दोनों ही ना पाए जाएं, उनके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक का। जैसे मैं आपको कह दूं हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इनऑर्गेनिक है। मैं आपको कह दूं जो ओजोन है O3 ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक। अब आप खुद देखें कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन, कार्बन तो है, हाइड्रोजन मिसिंग है और इसमें दोनों चीजें मिसिंग है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक है, और जिसमें एक साथ नहीं पाए जाते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इनऑर्गेनिक। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, कि बायो के मुताबिक कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल और नंबर 2 मैक्रो मॉलिक्यूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दोज मॉलिक्यूल विच आर स्मॉलर इन साइज, दोज मॉलिक्यूल विच आर लेसर इन वेट, जिनका वेट कम हो या जिनका साइज छोटा हो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। दोज मॉलिक्यूल विच आर लेसर इन साइज या लेसर इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल, एंड दोज मॉलिक्यूल विच आर लार्जर इन साइज एंड दोज मॉलिक्यूल विच आर हायर इन वेट, जिनका वेट ज्यादा हो और जिनका साइज जो है वो बड़ा हो उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का। अब मैं आपको कहूं कि जिनका साइज कम हो या वेट जो है वो मतलब साइज छोटा हो, वेट जो है वो कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है ये बड़ा एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका साइज भी छोटा है। जो हमारे पास पानी है H2O है, ये भी हमारे पास क्या है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल। अब अगर आप उन मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जिनका साइज भी बड़ा होता है, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पास लिपिड्स हैं, वो हमारे पास जो है वो स्टार्च है। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और साइज में वो बड़ा होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और साइज जो है वो स्मॉल होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो हमने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी इसकी टाइप्स देखी और हमने जो है वो बायो के अकॉर्डिंग जो है वो भी हमने जो है इसकी टाइप्स देखी। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो बाकियों से अच्छे इंप्रेशन वाला बन जाएगा। तो आज हमने जो है वो सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, एटॉमिक लेवल को, मॉलिक्यूलर लेवल को। अब जरा दोनों टॉपिक्स को हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पेपर में
पहली बात तो ये कि दोनों के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगर लॉन्ग नहीं बनता तो आपके पेपर में जोन जोन से सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं इनको भी डिस्कस कर देता हूं। वो पूछ सकते हैं डिफाइन बायो एलिमेंट्स, राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ मेजर बायो एलिमेंट्स, कि मेजर जो बायो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, राइट डाउन दी नेम्स ऑफ ट्रेसिस बायो एलिमेंट्स, जो ट्रेसिस बायो एलिमेंट्स हैं उनके नेम लिखे। और इधर से अगर देखें तो डिफाइन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की डिफाइन क्या है, हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये भी सवाल जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। और वो पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल विद एग्जांपल, कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जो है उनको आप डिफरेंशिएट करें और साथ उसकी जो है वो एग्जांपल से लिखें। इस तरह अगर एमसीक्यूज के हिसाब से ये देखा जाए तो अब एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो 2 पार्टिकल्स का नाम लिख देंगे, एक का मिसिंग कर देंगे, तो आपने वो लिखना है। इसके अलावा वो ये ग्राफ के अंदर से परसेंटेज उठा सकते हैं कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है, नीचे वो 65 लिख देंगे, 70 लिख देंगे, 75 लिख देंगे, 85, तो आपने 65 लिखना है। इसी तरह नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, किसी की भी परसेंटेज को वो एमसीक्यूज में उठा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो वो ये नंबर्स भी ले सकते हैं, मेजर कितने हैं, ट्रेसिस कितने। इधर अगर आ जाए तो हमारे पास वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल पूछ सकते हैं, वो 3 इसकी एग्जांपलें दे देंगे और चौथी जो है वो किसी और की एग्जांपल दे देंगे और कहेंगे कि कौन सी इसकी मिसाल जो है वो नहीं है। तो इस तरह से इस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज जो है वो भी उठाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है उनके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।